अगली बाधा जो है वह है राष्ट्रवाद की भावना, प्रभुसत्ता की भावना, सार्वभौमिकता की भावना। राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता, ये जो भावनाएं हैं, इसे कोई भी देश गैर जायज नहीं कह सकता। विश्व का कोई भी राष्ट्र ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसकी निशस्त्रीकरण और उस देश के निशस्त्रीकरण के क्रियान्वयन की जांच के लिए कोई अन्य संस्था इंस्पेक्शन पर आए। वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी संस्था बने जो ये जांचने के लिए विभिन्न देशों में जाए कि वहाँ पे वास्तव में सभी हथियारों को नियंत्रित किया गया है कि नहीं, जैसी घोषणा की गई है वैसा किया जा रहा है कि नहीं निशस्त्रीकरण के मार्ग में। क्योंकि ऐसा करने पर उन देशों का ईगो सार्वभौमिकता के मुद्दे पर, प्रभुसत्ता के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, उस पर चोट पहुंचती है, उनके जो ईगो पर। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाने वाली जांच को सभी देश एक तरीके से राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना के खिलाफ मानते हैं। यदि हम इतिहास की ओर झांकें तो 20-25 वर्ष पूर्व इराक, जहां सद्दाम हुसैन तत्कालीन शासक थे, उन पर यह आरोप लगा था कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, और उन आरोप लगाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका की अगुवाई में विश्व के बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में ये दबाव बना रहे थे कि इराक के अंदर केमिकल हथियारों की उपलब्धता के जखीरे की जांच के लिए समिति बनाई जाए और इसे यह पावर दिया जाए कि वो इराक के अंदर जाकर व्यक्तिगत रूप से जांच करे। सद्दाम हुसैन के सतत विरोध के बावजूद भी ऐसा हुआ। सद्दाम हुसैन को झुकना पड़ा। अमेरिका के नेतृत्व में दल आया, उसने जांच की और एक तरीके से फेक रिपोर्ट के आधार पर इराक पर हमला होता है, सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है और बाद में मालूम पड़ता है कि इराक में ऐसे कोई केमिकल हथियारों का जखीरा वास्तव में नहीं पाया गया था। तो एक तो ये बहुत गलत चीज़ हुई। दूसरा, इराक के स्वयं की जो सार्वभौमिकता है, प्रभुसत्ता है, उस पर बहुत बड़ा चिन्ह लगा, प्रश्न चिन्ह लगा। ये बहुत बड़े उनके लिए इंसल्ट की बात थी कि कोई तीसरी ताकत, कोई दूसरा देश आकर उनके देश में जांच करे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना। छठवीं बाधा परस्पर अविश्वास और सुरक्षा का भय। इस बात को बारंबार कहा जा रहा है, लेकिन एक बिंदु के रूप में भी इसे अलग से हम सोच सकते हैं कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है वो परस्पर अविश्वास, असुरक्षा की भावना। भारत और पाकिस्तान के उदाहरण को लें, हम दोनों एक दूसरे के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते हैं और इसीलिए हथियारों का अंबार लगा रहे हैं। आणविक संपन्न राष्ट्र एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उल्टे और भयभीत होते हैं और उस भय के नाम पर वे हथियार खरीदते हैं। भारत ने आणविक परीक्षण किया, पाकिस्तान क्यों दूर रहेगा? उसने भी आणविक परीक्षण कर लिया। ये जो भय है, ये जो अविश्वास है, उसके माहौल में निशस्त्रीकरण को लेकर कोई ठोस नतीजे या कोई ठोस परिणाम पाना एक दूभर काम है। लेकिन फिर भी निशस्त्रीकरण के प्रस्तावों में वह कमी पूरे निशस्त्रीकरण की बात नहीं करता। वैसे कठिन तो है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत कटौती की ही बात हो जाए, ये स्वयं में एक शुरुआत तो होगी।
दुर्भाग्य से अविश्वास और असुरक्षा की भावना ऐसा करने में भी बाधक बन रही है। प्रोफेसर श्लाइचर, उन्होंने कहा है कि यदि राष्ट्रों के बीच पूर्ण विश्वास हो तो हथियार अनावश्यक, गैर उपयोगी और निशस्त्रीकरण की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। निशस्त्रीकरण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। निशस्त्रीकरण के मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। तो बाधा जो है असली वह है अविश्वास, वह है असुरक्षा या सुरक्षा का भय। इसे दूर करने की जरूरत है जो नामुमकिन है। सातवें महत्व की बात करें तो छोटे राष्ट्रों की बात बहुत अहम है। कहने के तो इंग्लैंड भी बहुत छोटा राष्ट्र है, फ्रांस भी बहुत छोटा है, जर्मनी भी बहुत छोटा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये विश्व की बड़ी ताकतों में है। छोटे राष्ट्र मतलब है निर्धन राष्ट्र, छोटे राष्ट्र मतलब है अविकसित राष्ट्र, छोटे राष्ट्र मतलब है वे राष्ट्र जो मूल रूप से एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं। ये राष्ट्र जो हैं ये निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीन हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें सतत रूप से इस बात का भय रहता है कि बड़े राष्ट्र निशस्त्रीकरण के नाम पर हमें फिर उगलने की, हमें फिर अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। निशस्त्रीकरण के नाम पर हमारे सारे हथियार हटा दिए जाएंगे और फिर ये राष्ट्र एक दिन फिर हमें अपना गुलाम बना बैठेंगे, जिस गुलामी की दास्तां से वे कई 100 वर्ष गुजर चुके और अब स्वतंत्र हुए हैं। गत 50 वर्षों में 1950 के बाद करीब 100 देश स्वतंत्र हुए और इनमें से अधिकतर देश निर्धनता की श्रेणी में हैं, अविकसित हैं। और इन्हें कहा जाए कि आप निशस्त्र हो जाओ, इसके क्या मायने हैं? तो इसलिए इन देशों ने सबसे अच्छा तरीका अपनाया है उदासीन रहने का। हथियार रखते हैं, हथियार खरीदते हैं, भरसक कोशिश करते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा हो, लेकिन एक बजट के दायरे में, क्योंकि उतनी ही उनकी सीमा है। तो विश्व की महाशक्तियों ने आणविक शस्त्रों के अपार भंडार बना लिए, नए से नए हथियार खरीद लिए, परंतु छोटे राष्ट्र अभी इन अस्त्र शस्त्रों की खरीदी में भी पीछे हैं, निर्माण में तो पीछे हैं ही, और अपने अस्त्र शस्त्र भंडार में वे लोग हमेशा वृद्धि के इच्छुक तो रहेंगे ही, लेकिन इसीलिए इनका जो रवैया है उदासीनता का निशस्त्रीकरण के प्रति, वह भी बाधक बना हुआ है। और ऐसे देशों की संख्या 150 है। तो 150 देश यदि निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीन हैं, उसके चाहे जो भी कारण हो, यद्यपि कारण जायज हैं, पर उनकी उदासीनता निश्चित रूप से निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक तो है। 7वां या 8वां बिंदु, निशस्त्रीकरण की सीमा और उसका अनुपात। कितना निशस्त्रीकरण और उसका क्या अनुपात होगा? प्रति व्यक्ति कितना हथियार है, ये अनुपात का आधार हो, निशस्त्रीकरण का आधार हो, या हथियारों की मात्रा आधार हो, या हथियारों की गुणवत्ता आधार हो। इसको लेकर भी बहुत बहस होती है और राजनीति होती है। निशस्त्रीकरण वार्ता जब भी होती है तो संबंधित जो देश होते हैं, जो उस वार्ता में बैठते हैं, उनके बीच में शस्त्रों की सीमा का अनुपात तय किया जाता है। कितनी हथियार आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे, और उस अनुपात को तय करने का आधार वे लोग तय करते हैं। लेकिन इस अनुपात को तय करने के आधार के मुद्दे पर ही बहुत बहस हो चलती है। और
इन देशों के बीच में अविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। इन देशों के बीच में विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। इन देशों के बीच में कड़वाहट बहुत दिखाई देती है। अलग अलग साइज के, अलग अलग आर्थिक प्रकृति के जो देश हैं, उनके मध्य पारस्परिक अविश्वास की जो भावना है, उसके कारण निशस्त्रीकरण की सीमा के अनुपात के आधार को लेकर ही बहस शुरू हो जाती है। तो वो अनुपात पर तय होने की तो बात ही दूर। हर देश को ये संदेह बना रहता है कि कहीं दूसरे देशों द्वारा उसकी शक्ति को घटाने का तो प्रयास नहीं। दूसरे इन देशों को ये भी चिंता रहती है कि कहीं शक्तिशाली देश अपनी शक्ति और बढ़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं समझौते के माध्यम से। ये शंका निशस्त्रीकरण के मार्ग में हमेशा दिक्कत बनी रही। शक्ति के घटाने और बढ़ाने के प्रयास के लिए अनुपात के प्रश्न पर ही भिन्नता आ जाती है। अनुपात के प्रश्न पर ही बहस शुरू हो जाती है और निशस्त्रीकरण को लेकर की गई बैठकें व्यर्थ निकलती हैं। 9वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण। कौन राष्ट्र आणविक शस्त्र संपन्न नहीं बनना चाहता? भारत में जब परमाणु परीक्षण हुआ और सफल परीक्षण हुआ, तो भारत अपने को बहुत शक्तिशाली माना। भारत ने विश्व की ताकतवर देशों की श्रृंखला में अपने को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा दिया और ये हमारे लिए गौरव की बात थी। तो कौन देश नहीं चाहेगा आणविक शस्त्रों से लैस होना? नए देशों के आणविक शक्ति संपन्न बनने के प्रयास के पीछे यही गौरव वाली बात है। और गौरव के साथ अलावा आणविक शक्ति संपन्न देश दूसरे देशों को डरा के रखने की क्षमता रखता है। ये जो क्षमता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने जो परमाणु बम को बनाने की तकनीक में जो सफलता पाई है और उसके लिए जो प्रयास किया, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम बम का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन बम की उपलब्धता से अन्य देशों में भय जरूर पैदा करेंगे और हम बहुत चाहते हैं। पाकिस्तान, उसने भी फिर परमाणु परीक्षण कर दिया। तो जो अगला बिंदु है वो है नए देशों में आणविक परीक्षण या आणविक शक्ति बनने का प्रयास। पाकिस्तान जैसे विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं। इसके अलावा ये अनुमान है कि इजराइल, ईरान और दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने भी अणु बम तैयार कर लिए हैं और या यदि तैयार करके ना रखे हों तो भी इतनी तकनीक डेवलप कर दी है कि जरूरत पड़ने पर वे अणु बम बना सकते हैं। ये बहुत चिंता की बात है। एक और निशस्त्रीकरण का प्रयास, एक और निशस्त्रीकरण के लिए विश्व मंच पे सभी नेताओं का एकत्रित होना बारंबार, और दूसरी ओर देशों द्वारा आणविक शस्त्र से लैस राष्ट्र बनने का प्रयास। इस प्रकार ऐसे जो नए देश हैं खासकर, अच्छा, आणविक शक्ति बनने का एक फायदा ये भी है कि आप ना केवल ताकतवर बनोगे, अपने को गौरवान्वित महसूस करोगे, दूसरे देश को अपने पर हमला करने से रोकने की क्षमता रखोगे, बल्कि यदि आप आणविक शक्ति हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व मंच पर आपकी आवाज़ भी बड़ी बुलंद मानी जाएगी, आवाज़ सुनी जाएगी। सुरक्षा परिषद के जो सभी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, वे सब आणविक शक्ति से लैस देश हैं।
भारत जब आणविक शक्ति बना तो उसकी भी जो आवाज़ है सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर वो ज़्यादा बुलंद हुई है। इसलिए भी बहुत से देश आणविक अस्त्रधारी देश बनना चाहते हैं और निःशस्त्रीकरण जैसे बातों को एक ढोंग मानते हुए उसे तिलांजलि दे देते हैं। भले ही ओपन, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर परोक्ष रूप से उन्हें निःशस्त्रीकरण जैसे विचारों पर विश्वास नहीं है और यही एक बहुत बड़ी बाधा है। इस प्रकार ऐसे नए देश जो आणविक शक्ति के रूप में संपन्न बनने के प्रयास कर रहे हैं, आणविक शक्ति क्षमता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वे भी एक तरीके से एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, एक दौड़ में शामिल हैं, आणविक शक्ति संपन्न देशों की दौड़ में शामिल हो गए हैं। परिणाम स्वरूप हथियारों की दौड़ में और वृद्धि हो रही है, निःशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ी बाधा आ रही है और निःशस्त्रीकरण एकमात्र मिथ बन के रह गया है। अंतिम बाधा, बहुत सारी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा तो राजनीति की है। हर चीज को राजनीति का जो कलेवर पहना दिया जाता है, राजनीति का जामा जो पहना दिया जाता है, वो राजनीति हर अच्छे विचारों के मार्ग में बाधक रहती है। और वही बात कमोबेश निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर भी है। आखिरी मुद्दा जो है, जिस पर जो अहम मुद्दा माना जा सकता है, वह है आणविक अप्रसार संधि एवं व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। शब्दों को देखिए, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आणविक अप्रसार संधि, प्रसार ना हो, विस्तार ना हो, उसकी संधि, और दूसरा परमाणु परीक्षण को रोकने की संधि। ये दोनों संधियां किनके द्वारा प्रस्तावित हैं और किनके लिए हैं? किन देशों को आणविक परीक्षण निषेध के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जा रहा है? और क्यों ये देश आणविक परीक्षण निषेध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। एनपीटी और सीटीबीटी, संक्षिप्त में ये संधियों के अंग्रेजी में नाम है। ये बड़ा अन्यायपूर्ण संधि है, बड़ी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था मानी गई है। अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण इसलिए, कल्पना करिए भारत को कहा जा रहा है कि आप परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करें, अर्थात आप ये परीक्षण नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो संधि का उल्लंघन मानते हुए दूसरे राष्ट्र अपने तरीके से आप पर प्रतिक्रिया करेंगे, आप पर कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई क्या होगी ये वही जाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे देश जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, उन्होंने 100, 50, 200 परीक्षण किए हैं, तो वे कौन हैं जो भारत को ये बताएं कि आप परीक्षण नहीं कर सकते? और परीक्षण ना करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि आप ये टेस्ट नहीं कर सकते कि आप वास्तव में परमाणु संपन्न देश बने कि नहीं। ऐसी ही स्थिति और अन्य देशों की भी है जो इस तरह की संधियों का कठोर विरोध कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये न्यायपूर्ण नहीं है, तर्क संगत नहीं है, और इसके अलावा ये जो संधि है वह पक्षपातपूर्ण है। और सच्चाई तो यही है। संपन्न देशों को इस मामले में लीड लेनी होगी, आगे बढ़ना होगा। यदि वे इन संधियों पर हस्ताक्षर करें, निःशस्त्रीकरण में आगे बढ़ें, तो संभवतः दूसरे देश उनके पीछे पीछे चल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनपीटी और सीटीबीटी, इसमें जो अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण
जो व्यवस्था है वह निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। सही मायने में बड़े राष्ट्र दिल से प्रयास नहीं किए हैं। बड़े राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र, उन्हें बड़ा सार्थक प्रयास करना होगा। विश्व समुदाय के हित के नज़रिए से और अपने स्वयं के हित के नज़रिए से निशस्त्रीकरण के लिए उन्हें उचित दिशा में कार्य करना होगा, जो नहीं हो पा रहा है, और यही सबसे बड़ी बाधा है।